हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक लाई हूँ बहुत ही स्पेशल ब्लॉग जो कि है केदारनाथ का। मैं आपको इसमें स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगी कि आप ये यात्रा कैसे कर सकते हैं और कैसे भगवान शिव के दर्शन पा सकते हैं। गाइस, मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहें और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी दूंगी और ये भी बताऊंगी कि आप वहाँ कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। हाय गाइस, हम लोग यहाँ रामपुर में रात को 11 बजे पहुँच गए थे और हमने यहाँ स्टे किया था होटल देवधाम में। और ये हम लोग रेडी हैं सुबह सुबह 7:30 बजे केदारनाथ जाने के लिए। ये सारे मेरे फ्रेंड्स, एक बार हाई बोल दो। गाइस, मैं आपको मिलवाती हूँ अपने ट्रिप कोऑर्डिनेटर से। ये बच्चे बच्चे फिर रहे हैं। ये हमने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया है हमारे साथ। और इनका जो भी ट्रैवल है और ट्रैवल डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप इनसे बुक करवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी है। हम सोनप्रयाग पहुँचे हैं। यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी पार्किंग है, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे ही पार्क हो चुकी हैं। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 200 मीटर बाद जीप लेंगे, जो कि यहाँ की लोकल जीप होती है। वो 50 रुपये पर पर्सन लेती है और वो हमें गौरीकुंड तक छोड़ेगी, जहाँ से हमारी केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट हो। और ये यहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी, लोकल टैक्सी, जो कि 50 रुपये पर पर्सन लेंगे और हमें गौरीकुंड छोड़ देंगे। गाइज़, ये हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं 9:30 और ये देखो यहाँ से 16 किलोमीटर दिखा रहा है, बट ये 16 होता नहीं है, ये अप्रॉक्स 20 किलोमीटर होता है, ऐसा माना जाता है। आई डोंट नो वो सच है झूठ है, वो तो अभी ट्रैकिंग करके पता चलेगा। गाइज़, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की रेट के हिसाब से डोली वगैरह और जो आपके खच्चर वगैरह मिल सकते हैं। रेट के लिए आप ये बोर्ड वगैरह देख सकते हैं। ये हमारा गौरीकुंड है, जहाँ पे गर्म पानी में लोग स्नान कर रहे हैं। गाइज़, इवन हम लोग जून एंड में आए हैं, तब भी आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, लोगों की भीड़ काफ़ी उमड़ी हुई है। यहाँ पे लिमिट होती है 12 से 13 हज़ार की, जबकि भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। ये देखिए। गाइज़, रास्ते में आपको हर थोड़ी थोड़ी जगह पे इस तरह खाने पीने की चीज़ें मिलती ही रहेंगी, जहाँ पे आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं, अपनी प्यास वगैरह बुझा सकते हैं। और मौसम काफ़ी सुहाना हुआ पड़ा है। हर हर महादेव। गाइज़, ये देखिए कितना प्यारा झरना है। जब भी आप ट्रैकिंग करके आओगे, आपको रास्ते में इस तरह के प्यारे प्यारे नज़ारे देखने का मौका मिल सकता है। ये बहुत प्यारा है गाइज़, ये देखिए। और गाइज़, ये हम लोग 3 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। अभी तक कुछ खास थकान तो नहीं है, बट हाँ, अपना मैं यही कहूँगी कि धीरे धीरे रुकते हुए चलो, खाते पीते चलो। हर हर महादेव। गाइज़, ये हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी, जहां पे आपको फ्री वाईफाई जोन भी मिलेगा। और यहाँ पे आपको काफ़ी खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी, जहाँ पे बैठ के आप आराम से अपनी भूख प्यास मिटा सकते हैं। ये थोड़ा सा रौनक भरा एरिया है, आप यहाँ पे अपना थोड़ी देर बैठ के आराम भी कर सकते हैं। गाइस, जंगल चट्टी के बाद ये भीम वैली पड़ता है, जो कि अप्रोक्स 3 किलोमीटर बाद है। यहाँ पे भी आप फ्री वाईफाई जोन का यूज़ कर सकती हैं। गाइस, यहाँ से आपको 2013 की तबाही के थोड़े से निशान देखने को मिलेंगे। पानी इस तरह ऊपर ऊपर तक आ गया था और पहाड़ों को बिल्कुल चीर के गया था। ये देखिए नदी के आसपास का नज़ारा, प्यारी सी नदी है। गाइस, रास्ते में आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल सकते हैं ट्रैकिंग के लिए, जिसमें आप कुछ अपना जो किलोमीटर्स हैं वो डायरेक्ट चढ़ाई करके भी बचा सकते हैं। बट ये रास्ते थोड़े से रिस्की होते हैं। ये देखिए यहाँ का रास्ता कैसा है। अगर आप ये रास्ते ले रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर चलें, क्योंकि पैर फिसलने का रिस्क यहाँ पे होता है। गाइस, रास्ते में आपको हर 1 किलोमीटर पे इस तरह के वॉशरूम्स वगैरह मिल सकते हैं और ये वॉशरूम काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी साफ़ सफाई का ख्याल रखा गया है। गाइस, कुछ लोग यहाँ की यात्रा हेलीपैड से भी करते हैं, जिसके लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है।
उसके लिए एक साइट होती है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है। सो ये देखिए किस तरह आसमान में उड़ते हुए हेलीपैड्स। गाइस बस 4 किलोमीटर और। सो गाइस रास्ते में आपको कुछ इस तरह के ग्लेशियर्स मिलेंगे, जो कम से कम 2-3 तो मिलेंगे ही। ये ग्लेशियर जो हैं पूरी बर्फ़ जमी हुई है, इसी के बने हुए हैं। सो गाइस ये घोड़ा खच्चर पड़ाव है जो कि 1.5 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है केदारनाथ से। घोड़ा खच्चर वगैरह सिर्फ यहीं तक आते हैं, उसके आगे की यात्रा या तो आपको पैदल करनी पड़ेगी या आप जो है डोली वगैरह ले सकते हैं मंदिर तक के लिए। बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से पैदल ही यात्रा करें ताकि आपको रास्ते की वादियों का आनंद लेने को मिले। प्लस कैंप भी आपको रास्ते में ही मिलेंगी। सो अगर आपने कैंप बुक किए हैं तो वो आपको मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले ही मिलेंगे। सो गाइज़ ये आपके कैंप स्टार्ट हो जाते हैं 1.5 किलोमीटर पहले ही। ये सबसे पहले आपका नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप पड़ता है और थोड़ा सा आगे जाके शिवलॉक कॉम्प्लेक्स पड़ता है। सो आप कैंप जो है सारे वो GMVN साइट से ही बुक कराएं, वही सबसे बेस्ट साइट है ये बुक करने के लिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो ये जो आप रास्ता देख रहे हो गाइस, ये पुराना रास्ता है जो कि 2013 की त्रासदी में पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। और ये देखोगे आप, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा और आगे जाके ये टूट गया था। सो ये रास्ता आप देख सकते हो कि किस तरह पूरी तरह बिखर चुका था और फिर ये नया रास्ता बनाया गया था जिसके थ्रू हम लोग अब यात्रा कर रहे हैं। सो गाइस ये हम पहुंच चुके हैं एंट्री गेट पे केदारनाथ के, और यहाँ पे आप देखोगे कुछ भंडारे वगैरह भी चल रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग बैठ के भंडारे का सेवन कर रहे हैं। सो आप ये प्रसाद यहाँ पे आओ तो ले सकते हो और भंडारे का आनंद भी ले सकते हो। हर हर महादेव। सो गाइस यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मंदिर का एंट्री पॉइंट, जहाँ पे लाइनें लगी रहती हैं मंदिर के दर्शनों के लिए। अभी जो है मंदिर में आरती हो रही है, इस वजह से अभी आपको कोई लाइन नहीं दिख रही है। मोस्टली लोग या तो आरती के लिए मंदिर के बाहर खड़े होंगे या फिर लाइन लगा के मंदिर के। और गाइस ये देखो हम लोग पहुँच गए केदारनाथ मंदिर। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। ये बहुत और गाइस बहुत अच्छे दर्शन हुए। जैसे हम एंटर हुए रात के 9 बज रहे, वैसे ही मंदिर के कपाट बंद हो गए और क्योंकि भीड़ कम थी तो हमें अंदर जाके दर्शन करवाए गए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। और आप यहाँ सो गाइस ये है मंदिर के पीछे का नज़ारा। ये है भीमशिला जो कि 2013 की त्रासदी में मंदिर के पीछे आके लग गई थी। कहा जाता है कि यही वो मंदिर है जिसकी वजह से मंदिर को कोई भी हानि नहीं हुई। जैसे ही पानी आया था वो शेषनाग की तरह इसके ऊपर से चला गया था और मंदिर को कोई भी हानि नहीं हुई थी। वैसे तो भोलेनाथ की दया से मंदिर को कुछ हो भी नहीं सकता था, बट इस भीमशिला के लिए हम लोग आभारी हैं। हर हर महादेव। सो गाइस मंदिर के बाहर आपको कुछ पुजारी पूजा करवाते हुए भी मिल जाएंगे और आप इनसे कथाएं भी सुन सकते हैं। हर हर महादेव। सो गाइज़ ये है भैरव बाबा का मंदिर जो कि केदारनाथ से 700-800 मीटर की ट्रैकिंग के बाद आपको दिखेगा। कहते हैं इस भैरव बाबा के मंदिर का ये दर्शन भी आपको अवश्य करने चाहिए केदारनाथ के बाद। जय बाबा। आई होप आपको इस यात्रा में बहुत मज़े आए होंगे, बहुत ज़्यादा। सो मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको इस मंदिर की प्रसिद्धता के बारे में बता देती हूँ। सो ये मंदिर जो है वो रुद्रप्रयाग में स्थित है, उत्तराखंड में। और इसकी कहानी ये मानी जाती है कि इसकी 2 कहानियाँ हैं। सो पहला पार्ट मैं आपको बताती हूँ कि जो भगवान विष्णु के अवतार थे नर और नारायण, उन्होंने भगवान शिव की बहुत ज़्यादा आराधना की थी केदार पर्वत पे ही। और फिर भगवान शिव ने शिव ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए थे और कहा था कि मतलब वो ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं विराजमान रहेंगे। सो जो केदारनाथ हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भी माने जाते हैं।
ओके, इसके बाद जो दूसरी स्टोरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो दूसरी स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि जब पांडवों ने अपने महाभारत का युद्ध किया था तो उन्हें पाप लग गया था अपने भाइयों की हत्या करने का। सो इस पाप से वो मुक्त होना चाहते थे। अब मुक्त होना चाहते थे तो किसी न किसी भगवान की आराधना तो करनी ही पड़ेगी। तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु ने उन लोगों को सजेस्ट किया था कि आप लोग भगवान विष्णु यानी हमारे कृष्ण ने उनको सजेस्ट किया था कि आप लोग भगवान शिव की शरण में जाएं, वो आपको इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। अब भगवान शिव जो थे वो उन लोगों से गुस्सा थे। अब जो पांडव थे उन्होंने काशी भी ढूंढा, वहाँ से वो चले गए। उन्होंने क्या नाम है अपना हिमालय ढूंढा, वो वहाँ से भाग गए। तो उन्होंने क्या किया, जो पांडव थे अपनी लगन और भक्ति से भगवान शिव को केदार पर्वत पे ढूंढा। केदार पर्वत पे भगवान शिव बैल का रूप धारण करके बाकी के जो जानवर थे उनमें घूम रहे थे, यानी गाय बैलों में घूम रहे थे। जब उन्हें पता लगा पांडवों को कि भगवान शिव ऐसे घूम रहे हैं, उन्होंने अपनी जो अपने ज्ञान होता है, अपनी जो शक्ति होती है, उनसे पता कर लिया कि ठीक है यही भगवान शिव हैं। तो भीम ने अपना बड़ा रूप धारण करके 2 पर्वतों के ऊपर अपने पैर रख के भगवान शिव को पकड़ने की कोशिश की। जब उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव जो हैं वो जो बैल के रूप में अपना अंतर्ध्यान होने लग गए धरती के अंदर वो समाने लग गए बैल के रूप में ही, और भी मतलब बड़ा रूप धारण करते करते धरती के अंदर समाने लग गए। सो भीम ने किसी तरह उनको उनकी पीठ जो होती है उसको पकड़ लिया वहीं पे केदार पे ही, और इसीलिए वो धरती के ऊपर ही रहे। सो ये सब देख के भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनको जो है पाप मुक्त कर दिया। अब जब वो समा रहे थे तब की बात बताती हूँ। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो उनके शरीर के आगे वाला पार्ट है वो पार्ट हमारा काठमांडू में रह गया। काठमांडू यानी हमारा नेपाल में रह गया। अब नेपाल में वहाँ उनका सबसे बड़ा मंदिर है। बाकी जो 4 हमारे वो हैं, बाकी जो हमारे 4 पार्ट हैं, इनको पंच केदार कहते हैं। बाकी जो 4 पार्ट हैं वो हमारे इंडिया में ही हैं, जो कि जो हमारी जो पीठ यहाँ पे रह गई थी वो हमारे केदारनाथ में है। उनका जो मुख था वो रुद्रप्रयाग में है। उनकी जो नाभि है वो महादेवेश्वर में है, और उनकी जो उनकी भुजाएं हैं वो हमारी तुंगानाथ में गिरी थी। जटा है वो कल्पेश्वर में प्रकट हुई। तो कुछ इस तरह की तो ये 4 धाम इंडिया के, और जो एक धाम हमारा काठमांडू में है जिसे पशुपतिनाथ भी कहते हैं, सबसे बड़ा मंदिर शायद आपको पता होगा। तो इन 5 को मिला के पंच केदार इन्हें कहते हैं। तब से भगवान शिव को यहाँ पे ज्योतिर्लिंग में पूजा जाने लग गया। सो ये कथा थी केदारनाथ की। सो गाइस, केदारनाथ को 4 धाम में से एक भी माना जाता है। 4 धाम यानी उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा करते हो बिना केदारनाथ की यात्रा किए तो आपको बद्रीनाथ की यात्रा का कोई फल नहीं मिलता, ऐसा माना जाता है। उसके बाद केदारनाथ के दर्शन आप किस टाइम कर सकते हो वह मैं आपको बता देती हूँ। दर्शनों के लिए जो मंदिर के पट हैं वो सुबह 5 बजे खुल जाते हैं और 3 बजे तक ओपन रहते हैं दर्शन करने के लिए। 3 बजे से 5 बजे तक स्पेशल पूजा के लिए दर्शन के पट बंद हो जाते हैं। 5 बजे आपके दर्शन दोबारा शुरू हो जाते हैं और 7:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हो। 7:30 से 8:30 बजे तक भगवान की आरती होती है, और 8:30 के बाद दोबारा आप दर्शन कर सकते हो, और 9 बजे तक लगभग आधे घंटे आप दर्शन कर सकते हो। 9 बजे मंदिर के पट दोबारा से बंद हो जाते हैं। अब बेस्ट टाइम क्या होता है दर्शन का वो मैं आपको बता देती हूँ, जो अपने एक्सपीरियंस से बता देती हूँ। जब आप सुबह 3 बजे लाइन में लग जाते हो तो 3 बजे के बाद मतलब जो 5 बजे जब इन मंदिर के पट खुलते हैं तो बिल्कुल ओपन दर्शन होते हैं। आपको गर्भजल में घुसने का मौका मिलता है, जहाँ पे भगवान जी विराजमान हैं। प्रॉपर उन पे अभिषेक करने का मौका मिलता है और उनकी पूजा करवाने का भी मौका मिलता है। सो ये सब मौका आपको सुबह के टाइम ही मिलेगा। उसके लिए अलग से पर्ची कटवानी पड़ती है। आपकी 500-1000 रुपये की एक पर्ची कटती है। आपको पर्ची कटवाइए, अंदर जाइए और आराम से दर्शन करिए। और एक और बात बताती हूँ, अगर आप पर्ची नहीं भी कटवाएंगे तब भी आप अगर सुबह दर्शन करते हैं तो आपको ये मौके आराम से मिल जाते हैं। पर्ची कटवाने से आपकी स्पेशल एंट्री हो सकती है, लेकिन पर्ची बिना कटवाए आप लाइन से जा सकते हो और ये मौका पा सकते हो अगर आप सुबह लाइन में लगे हो। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मंदिर खुला किस महीने रहता है। मंदिर सिर्फ 6 महीने खुला रहता है।
मई से लेके अक्टूबर तक मंदिर के दर्शन आप लोग कर सकते हो। अब मई से जून में अगर आप जाते हो तो आपको गर्मी का मतलब आप जब आप गर्मी के मौसम में जाते हो तो आपको गर्मी तो नहीं मिलेगी, यहाँ पे सर्दी मिलेगी। और नॉर्मली बारिश तो होती रहती है यहाँ पर, क्योंकि ऊंचाइयों पे है, 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आपको चढ़ना पड़ता है। तो आप मतलब वहाँ पे बारिश वगैरह होती ही रहती है लगभग, बट आप इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, बर्फ़ नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। तो मई से जून तक आप ऐसे दर्शन कर सकते हो। जुलाई से अगस्त लोग प्रेफर नहीं करते जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। बोल दो मंदिर के पट दर्शन के लिए खुले रहते हैं, सो जिसको जाना चाहिए वो जा सकते हैं। उसके बाद सितंबर से अक्टूबर आता है आपका सर्दी का टाइम। अगर आप उस टाइम यहाँ पे जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी वाली कड़ाके वाली ठंड मिलेगी। सो उस टाइम में अगर आप जाते हैं तो मेक श्योर कि आप सर्दी के अच्छे कपड़े लेके जाएं, ताकि आपको ठंड ना लगे। उसके बाद मैं सजेस्ट क्या करूँगी, देखो मई से जून में आपको क्राउड मिलेगा बहुत अच्छा, लेकिन जो है वहाँ पे आपको कपड़े कम लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे मंदिर के बाहर बैठ के आराम से मतलब पूजा कर सकते हैं, शांति से दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्दी में जाने का फ़ायदा ये है कि क्राउड कम होगा, लेकिन फिर उसी तरह आपको थोड़ा नुकसान बस ये है कि आपको सामान थोड़ा सा ज़्यादा लेके जाना पड़ेगा और कुछ नहीं। सो जैसी भी आपकी श्रद्धा हो आप वैसे जाइए, क्योंकि अगर इतना सारा क्राउड मई से जून में आता है तो बेवजह तो नहीं आता होगा। सो गाइज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि आप केदारनाथ कैसे पहुँच सकते हैं। सो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। इधर आप बाय एयर आएँ, इधर आप बाय रोड आते हैं, इधर आप बाय ट्रेन आ सकते हैं, इधर आप बाय बस भी आ सकते हैं, और इधर आप बाइक से भी आ सकते हैं। बाइक कैसे कैसे सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो दिल्ली टू केदारनाथ का जो टोटल डिस्टेंस है वो 466 किलोमीटर है। अगर आप बाय एयर आते हैं तो आपको दिल्ली से प्लेन लेना पड़ेगा, और वो आपको उतारेगा जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पे, जो कि हमारा ये देहरादून में स्थित है। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार आ सकते हो कैब लेके, और वहाँ से कैब लेके आप केदारनाथ पहुँच सकते हो। ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा, अगर आप ट्रेन लेना चाहते हो, देखो आपका जो मेन पॉइंट होगा वो हमेशा ऋषिकेश और हरिद्वार होगा ही। सो आपको हरिद्वार और ऋषिकेश हर स्थिति में पहुंचना ही होगा, कि आप वहीं से ही केदारनाथ पहुंच सकते हो। सो दूसरा जो आपका जो ट्रांसपोर्ट वे बताया है मैंने, वो है ट्रेन। सो बाय ट्रेन आप दिल्ली से हरिद्वार के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, और हरिद्वार से आप दोबारा या तो कोई कैब बुक करके या फिर कोई ट्रांसपोर्ट बस लेके आपका केदारनाथ पहुँच सकते हो। उसके बाद तीसरा आपका जो मैं वे बता रही हूँ वो है अपने ट्रांसपोर्ट से बाय रोड आप दोबारा हरिद्वार और केदारनाथ ये ऋषिकेश आ सकते हो, और वहाँ से अपने ही ट्रांसपोर्ट से आप जो है केदारनाथ तक जा सकते हो। अब जो चौथा सबसे लास्ट तरीका वो मैं आपको बताती हूँ, कि कुछ लोग क्या करते हैं, बस लेते हैं अपने हरिद्वार या ऋषिकेश तक, और वो वहाँ से हायर करते हैं बाइक, और बाइक लेके वो क्या करते हैं, अपना केदारनाथ जाते हैं। अब केदारनाथ से मेरा मतलब है गौरीकुंड, क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है वो केदारनाथ तक डायरेक्ट नहीं जा सकता, इवन गौरीकुंड तक भी नहीं जाएगा। गौरीकुंड से पहले ही सोनप्रयाग में आपको जो है अपना जो व्हीकल है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो बस है, चाहे वो कोई भी ट्रांसपोर्ट है, आपको वहाँ पे पार्क करना पड़ेगा सोनप्रयाग से, और वहाँ से आपको मिलती हैं लोकल जीप जो 50 रुपीज़ पर पर्सन लेती हैं, और आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक छोड़ती हैं, ठीक है। सो पहुँचने का गौरीकुंड से आगे पहुँचने के 4 तरीके हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। चारों के अपने अपने बेनिफिट्स, अपने अपने नुकसान। सो पहला तरीका है कि आप ट्रैकिंग करके जाओ। अगर आप ट्रैकिंग करके जाते हो गाइस, बहुत मज़े आएंगे। आपने इस वीडियो में देखा भी है, इतने अच्छे अच्छे सीन मिलेंगे आपको देखने के लिए, और इतनी अच्छी वादियाँ देखने को मिलेंगी। आपकी सोल को जो पीस मिलने वाली है पूरे रास्ते में, ओ हो वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। सो गाइज़ मतलब अगर आप लोगों में हिम्मत है, आप लोगों में भक्ति है, आप लोग जा सकते हो। जब तक एटलीस्ट जब तक आप बुढ़े नहीं जाते तब तक तो जा ही सकते हो। सो ट्रैकिंग करके जाओ। हम लोग भी ट्रैकिंग करके गए थे, बहुत मज़े आते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि 16 किलोमीटर की चढ़ाई भाई मैं तो नहीं कर सकती, मेरे तो पैर में दर्द हो जाएगा, या हो सकता है कि कई लोगों को बाकी तकलीफ़ें भी होती हैं, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारी मेडिकल सिचुएशन होती हैं। सो उस सिचुएशन में आप लोग अगर ट्रैकिंग करके नहीं जा सकते, सो उस केस में आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला
सो सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन होता है वो है कि आप वहाँ से खच्चर वगैरह हायर कर सकते हो, जिसके गवर्नमेंट रेट मैंने आपको वीडियो में दिखाए भी हैं। और नॉर्मल जो रेट होते हैं वो 2500 पर पर्सन होते हैं। सो आप घोड़े लेके घोड़ा स्टैंड तक पहुँच सकते हो, जो कि 1.5 किलोमीटर पहले है केदारनाथ से। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि वहाँ पे बास्केट्स मिलती हैं जो थोड़ी सी महंगी होती हैं और वो डिपेंड करती हैं आपके वेट पे, उसका भी रेट आप वहाँ से गवर्नमेंट रेट पता कर सकते हैं। तीसरा जो आपके पास ऑप्शन होता है, जो ऑप्शन यूज़ करते हैं मोस्टली जो बुढ़े लोग होते हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम होती है, वो ये ऑप्शंस प्रेफर करते हैं, जो कि है पालकी, जिसमें 4 लोग आपको एक कुर्सी पे बिठा के उठा के लेके जाते हैं केदारनाथ। सो ये आपके पास ऑप्शन हैं अदर देन ट्रैकिंग, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस, एज़ पर योर फाइनेंशियल बजट। सो उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग हेलीपैड से भी जाना पसंद करते हैं, जिसका प्री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको वहाँ पे जो दर्शन करने हैं, अगर आप स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं तो उसकी पर्ची आप कहाँ से कटवा सकते हैं और कैसे कटवा सकते हैं। सो गाइज, एक वेबसाइट है बद्री केदार करके, उस वेबसाइट पे लॉगिन करिए और वहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट करिए, पूजा भोग करके आरती करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपनी डिटेल फिल करिए और पेमेंट कर दीजिए आपकी पूजा के हिसाब से, और उस पर्ची के हिसाब से आप जो है स्पेशल दर्शन कर सकते हैं। सुबह सुबह एंट्री करके स्पेशली जाके वहाँ पे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, एक स्पेशल पूजा करवा सकते हैं, वहाँ के जो चीफ प्रीस्ट होते हैं, जो कि मुख्य पुजारी होते हैं, उनसे पूजा करवा सकते हैं। अलग अलग रेट हैं हर किसी के, आप साइट पे जाके उनके रेट पता करके और अकॉर्डिंगली पर्ची करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पर्ची नहीं कटवाना चाहते, नॉर्मल अंदर जाइए, दर्शन करिए, आपको बहुत अच्छे दर्शन होंगे, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको 3-4 चीज़ें बता देती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं गाइस। सबसे पहले आप अपना ई पास ज़रूर बनवाएं। सो देयर इज़ अ वेबसाइट का नाम है टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर UK.gov.in। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है, आप जाके देख लीजिए। उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके अपना ई पास, पर पर्सन का ई पास बनता है गाइस, उसका ई पास जरूर बनवाइए। वैसे ये पर्ची चेक अभी तक जब हम गए थे तब तो नहीं हो रही थी, बट ये कभी भी चेक हो सकती, बिकॉज देयर इज़ अ लिमिट कि मतलब 12,000-13,000 की जो पे लिमिट होती है उस हिसाब से आपको वो ई पास मिलता है। सो वो ई पास अपना जरूर कटवाएं, क्योंकि वो कभी भी चेक हो सकता है आपका। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि जब आप यहाँ पे जाएं तो अपने साथ क्या क्या कैरी करें। रेन कोट जरूर कैरी करें, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। तो अगर आप रेन कोट कैरी करते हैं तो आपको चढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होती। अम्ब्रेला काम नहीं करेगा इतना, अम्ब्रेला आप रख सकते हो कन्वीनियंस के लिए एक अम्ब्रेला, लेकिन रेन कोट ही काम करेगा। अपने जो बैग्स लेके जाइए वो हमेशा पिट्ठू बैग लेके जाइए, लगेज लेके मत चढ़िए ऊपर। पिट्ठू बैग भी आपके जो होने चाहिए वो क्या प्रूफ होने चाहिए। तीसरा, आप शूज़ पहन के ही जाएं, शूज़ पहन के ही ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप जो सैंडल्स में या अपनी स्लीपर्स में ट्रैकिंग करना आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। शूज़ मैं मतलब आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि शूज़ में ही ट्रैकिंग करें अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो। उसके बाद एक टॉर्च अपने साथ ज़रूर कैरी करें, क्योंकि कई बार अगर आपको ट्रैकिंग करते करते अंधेरा हो जाता है तो वहाँ पे लाइट्स वगैरह की थोड़ी सी दिक्कत है। तो जहाँ भी लाइट की दिक्कत है तो आप अपनी टॉर्च का यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ वो ज़रूर कैरी करें। और ध्यान रखना है, अपने सर्दी के कपड़े ज़रूर कैरी करें, चाहे आप किसी भी टाइम आते हो। इन बातों का अगर आप ध्यान रख के आते हैं केदारनाथ, आपकी यात्रा बिल्कुल मतलब स्मूथ होने वाली है, बिल्कुल सफ़र होने वाली है। बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। सो गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, मतलब जो नॉर्मल मैंने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ। पुअर मैनेजमेंट तो नहीं कहेंगे, बहुत लोगों को मैंने देखा है, लोग कहते हैं कि पुअर मैनेजमेंट ये वो। गाइस, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ ऐसे वर्ड मत यूज़ करें इस स्थान के लिए, क्योंकि 2013 की त्रासदी के बाद जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है वो बहुत इनफ है। अगर आप लोग नीचे से जाके ऊपर दर्शन करके आ सकते हैं। आपको मैंने वीडियो में भी दिखाया है कि जो रास्ता था, पुराना रास्ता, वो पूरा डैमेज हो चुका है। उसके बाद यहाँ इतना डेवलपमेंट किया गया है कि आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर में आधे किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे आपको वॉशरूम्स मिल रहे हैं, आपको पीने का पानी मिल रहा है, आपको खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, आपको मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें आपको आराम से मिल रही हैं। आपको ट्रैकिंग करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी।
सो गाइज प्लीज़ इसको पुअर मैनेजमेंट मत करिए। हाँ, बट जो थोड़ी सी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको उसके लिए बस प्रिकॉशंस लेने हैं और कोई दिक्कत नहीं है। सो जब रेन होती है, यहाँ के जो ट्रैकिंग का रास्ता बनाया गया है वो पहाड़ों को काट के बनाया गया है अभी। सो स्लिप करते हैं। सो जब भी बारिश हो रही हो, प्लीज़ जल्दबाजी ना मचाएं, आराम से ट्रैकिंग करें, धीरे धीरे पैर रखें, ठीक है। और दूसरा जो मेन दिक्कत यहाँ पे आती है वो है जो रास्ते में खच्चर चलते हैं। सो कई बार क्या होता है गाइस, खच्चर मतलब तेजी से आ रहे होते हैं, आपको धक्का मार सकते हैं, या हो सकता है कि किसी और वजह से भी आपको उनसे चोट लग सकती है। सो गाइस, उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप अपने रास्ते पे चलिए जहाँ पे पैदल चलने वाले, ट्रैकिंग करने वाले लोग चल रहे हैं। बीच रोड पे मत चलिए, क्योंकि हर 1 मिनट में 1.5 मिनट में घोड़े वाले आपको दिख ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग घोड़े से भी जाते हैं वहाँ पे। सो गाइज, एक लाइन में चलते जाइए और ये सब बस प्रिकॉशंस लीजिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगी। और भगवान भोलेनाथ की नगरी में ज़रूर पधारिए, ठीक है। बहुत अच्छी जगह है ये, आपको लाइफ में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। और एट दी एंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। जल्दी मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में, जो कि हमारा होगा बद्रीनाथ का, और उसमें भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी स्टार्टिंग से एंड तक। सो हर हर महादेव, जय शिव शंभू।